सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेट। की स्टार्ट करने वाले हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग बहुत ही डिटेल से क्लियर किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आग्रह है कि आप जरूर से देखें, आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब होता क्या। देखिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म आप कहीं ना कहीं देखो, कोई ड्रग तो आप लेते होगे कहीं ना कहीं। ठीक है, किसी भी अगर आपको कोई डिजीज हुआ हो तो आप कोई ना कोई ड्रग लेते होगे। अब क्या जरूरत है कि कोई ड्रग लिए तो उसको हम अगर ड्रग खाए हैं तो बॉडी से बाहर निकाला, इलिमिनेट आउट करना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म यहाँ पे काम आता है। मीन्स मेटाबॉलिज्म कर देना। मेटाबॉलिज्म मीन्स जानते हो, किसी चीज का कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर बना है। मतलब किसी अगर दो चीज आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अगर दो चीज आपस से टूट रहे हैं तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और दोनों को अगर मिला दे, मतलब टूटना जुड़ना एक रिएक्शन टाइप का हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म होकर क्या हो सकता है, अगर देखिए ड्रग का कोई ड्रग है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसको या तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनेगा। देखिए, बायो मेटाबॉलिज्म होने का मतलब है कि उसमें हो सकता है कि कुछ ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाए उसका, फिर कोई और सब्सटेंस आके उससे ऐड हो जाए हमारे बॉडी से, तो क्या होगा, उसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनेगा। या फिर वही जो मेन हम ये ड्रग लिए थे, इसका ये पहले एक्टिव था, अब बॉडी में मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये इनएक्टिव बन गया। इनएक्टिव मतलब उसका जो ड्रग का एक्शन था, जो काम कर सकता था, वो अपना काम लॉस कर गया, जिस काम के लिए गया था। सपोज दैट आपको फीवर है तो आपने पैरासीटामोल खाया, तो पैरासीटामोल क्या होगा ना, इनएक्टिव बन जाएगा। मतलब पैरासीटामोल खाने के बाद भी आपका बुखार ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मेन जो एपीआई था उसमें, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मेन जो ड्रग था जो कि आपका बुखार को ठीक करता, वही जो है इनएक्टिव हो चुका है। ठीक, अब क्या हो सकता है, इसके बाद मोर एक्टिव मेटाबोलाइट बन सकता है। जैसे पैरासीटामोल दिए, उससे भी एक्टिव बन जाए। जैसे 650 mg दिए थे, हो सकता है मेटाबॉलिज्म के पास और एक्टिविटी शो करे, वो 750 mg का बन जाए, इस तरह से हो जाए। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है कि लेस एक्टिव मेटाबोलाइट, जो हम पेरेंट जो हम दिए थे, जैसे पैरासीटामोल मैंने 650 mg दिया, तो हो सकता है कि उससे कम एक्टिव हो, आपको 350 mg जैसा काम करे। तो इस तरह से भी क्या होता है, बन सकता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले प्रॉपर डिफिनेशन क्या है ड्रग मेटाबॉलिज्म को, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहता है ड्रग मेटाबॉलिज्म को। ड्रग मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जो कि ड्रग इफेक्ट को या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन को घटा देता है। मेनली मेटाबॉलिज्म हम लोग क्यों करवाते हैं, मेन रीजन होगा। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर जाकर बायोलॉजिकली एक्टिव जो बॉडी है हमारा, बायोलॉजिकली जो होता है वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है ना। हमारे बॉडी के अंदर जाकर अगर ड्रग कोई ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करना जरूरी है, देखिए, तो मैंने आपको बताया कि हम जो ड्रग लिए वो क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में गया और उसको क्या, बॉडी में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर गया। आपका तबीयत खराब था, उसने तबीयत ठीक कर दिया, अब उसको बॉडी से बाहर निकलना है, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए उसको मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या करेगा ना, वो मेटाबॉलिज्म करने के लिए अपना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करेगा, फिर चेंज करेगा। चेंज क्यों करेगा, सपोज दैट देखिए कोई ड्रग है मेरा, ठीक, ड्रग है, जैसे जीनोबायोटिक्स क्यों के लिखे यहाँ पे, जीनोबायोटिक्स वही होता है जो एक्सटर्नल सब्सटेंस कोई भी लेते हो आप, अगर कोई फ्लेवरिंग एजेंट खा रहे हो, ठीक है, कोई क्रीम लगा रहे हो, तो सब क्या होगा, जीनोबायोटिक्स के अंतर्गत आएगा। कोई ड्रग ले रहे हो बाहर से, जो सब्सटेंस बॉडी के अंदर ले हुए, उसको हम लोग जीनोबायोटिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जीनोबायोटिक्स कहेंगे। या फिर ड्रग, आप जो ड्रग लिए वो क्या हो सकता है, ड्रग जो है क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो या तो बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल हो, ड्रग जो है बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल हो, हाईली लिपोफिलिक हो सकता है, और लिपोफिलिक ही हो सकता है, ज्यादा लिपिड नहीं हो लेकिन लिपिड सॉल्युबल हो, लिपोफिलिक हो सकता है। या फिर पोलर नेचर का हो सकता है, ठीक है, थोड़ा पोलर नेचर का हो सकता है। और या फिर हाइड्रोफिलिक, मतलब टोटली वाटर सॉल्युबल हो, ठीक है, टोटली वाटर सॉल्युबल। इस तरह के 4 कैटेगरी में हमारा ड्रग हो सकता है। अगर क्या होगा, यदि हमारा ड्रग हाईली लिपोफिलिक रहे तो, अगर हमारा ड्रग हाईली लिपोफिलिक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा टिश्यू किससे बना है, टिश्यू जो सेल होता है किससे मिलकर बना है, लिपिड्स के सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, हाई फॉस्फोलिपिड से बना है, मतलब लिपिड है। अगर हाईली लिपिड रहे तो क्या होगा, हमारा बॉडी में जो है, अगर हाईली लिपिड ड्रग लिए तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जाएगा अंदर लिपिड में, आसानी से जाकर यहाँ क्या करेगा, टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा हमारा ड्रग। तो अगर जमा हो गया तो हमारा बॉडी से इलिमिनेट होगा क्या, इलिमिनेट नहीं होगा कि नहीं। अगर इलिमिनेट भी नहीं होगा और हमको जिस साइड पे चाहिए था उस साइड पे जाएगा भी नहीं, हम लिए टिश्यू में जाके क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गया। ठीक,
इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारा ड्रग जो होता है ना, या तो वीक एसिड रहता है या वीक बेस रहता है, ना कि हाईली लिपोफिलिक ड्रग उतना नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ तो होता है। तो क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा टिश्यू में। अगर टिश्यू में एक्यूमुलेट होगा तो अल्टीमेटली क्या करना है, हम इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, ड्रग मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अब दूसरा हो गया हमारा लिपोफिलिक। देखिए ध्यान से, अब समझते हैं, अच्छे से समझना इस टेबल को। हाईली लिपोफिलिक ड्रग है जो क्या करेगा, टिश्यू में एक्यूमुलेट हो गया। टिश्यू में एक्यूमुलेट हो गया तो क्या करेगा, फिर इसको हम लोग को क्या धीरे धीरे आगे ले जाना पड़ेगा। अगर टोटली हाइड्रोफिलिक ड्रग रहा तो हमारा बॉडी से आसानी से एलिमिनेट आउट हो जाएगा, क्योंकि एक होता है टर्म, देखिए एक होता है हमारा टर्म नॉन आयनिक, नॉन आयनिक, आयनिक, समझ रहे हो। अगर नॉन आयनिक है मतलब कैसा है, लिपिड लिपोफिलिक है। क्या है, लिपोफिलिक है। अगर आयनिक है मतलब हाइड्रोफिलिक है ना। आयनिक है मतलब हाइड्रोफिलिक है। तो अगर लिपिड लिपिड सॉल्युबल रहा, लिपोफिलिक रहा, नॉन आयनिक रहा, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन उसका बहुत तेजी से हमारे बॉडी में होगा और साइट ऑफ एक्शन में पहुंच जाएगा। लेकिन इसका एलिमिनेशन आसानी से नहीं होगा। एलिमिनेशन आसानी से क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा किडनी में क्या होता है, एलिमिनेशन का प्रक्रिया चलते रहता है। तो किडनी में ना एक आता है हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का एक आता है टर्म। ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या करता है, हमारा जो पीसीटी होता है, जो हमारा इसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, हमारे जो है एक किडनी में क्या होता है, एक पीसीटी होता है, उससे अगर लिपोफिलिक ड्रग रहा तो क्या होता है, देखिए डक्ट है, इधर मेरा क्या है, सेल और टिश्यू है। अगर लिपोफिलिक ड्रग यहाँ जाएगा तो ड्रग जाने के बाद क्या होता है ना, कि वापस से ये सब लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपोफिलिक होता है टिश्यू अगल बगल का, तो इससे क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम इस हमारा लिपोफिलिक ड्रग को क्या करेगा, इलिमिनेट ही नहीं होने देगा, बाहर निकलने ही नहीं देगा। इसीलिए हम इसको क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करते हैं, इसको आयनिक में कन्वर्ट करते हैं। अगर आयनिक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेगा ना, इसके बाहर ट्यूब के बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी क्या लिपिड से बना हुआ रहता है। अगर लिपिड से बना हुआ नहीं रहता तो हम जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, तो क्या करेगा, इससे क्या बाहर नहीं निकलेगा हमारा आयनिक। लेकिन वहीं पे अगर लिपोफिलिक रहता तो आसानी से निकल कर यहाँ पे फिर से जमा हो जाता। तो ऐसे ही बार बार चलते रहता तो हमारा लिपोफिलिक ड्रग बाहर ही नहीं निकलता। इसीलिए हमको लिपोफिलिक ड्रग को क्या करना होता है कि हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना होता है, ताकि आसानी से आयनिक में कन्वर्ट करना होता है, ताकि आसानी से बाहर। दोनों चीज सेम है, आयनिक बोलो या हाइड्रोफिलिक, दोनों चीज क्या है, सेम है। क्या, बॉडी से एक्सक्रीशन कराना, मतलब मेन जो मेरा मेटाबॉलिज्म का मोटो क्या है, एक्सक्रीशन, कि हमारा बॉडी से बाहर कैसे निकालना है किसी ड्रग को। ठीक है जी, देखिए अगर हाईली लिपोफिलिक ड्रग रहेगा तो क्या होगा, और लिपोफिलिक ड्रग रहेगा, पोलर ड्रग रहेगा, हाइड्रोफिलिक ड्रग रहेगा, तो क्या होगा, अगर हाईली लिपोफिलिक ड्रग है, टिश्यू में एक्यूमुलेट होगा, टिश्यू में एक्यूमुलेट होगा तो उसको धीरे धीरे बाहर निकालना होगा। तो कहाँ जाएगा, वो फेज 1 में जाएगा, है ना। कहाँ जाएगा, फेज 1 में जाएगा। फेज 1 फेज 2 क्या है, हम फेज 1 क्या होता है यहाँ पे, तो हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं फेज 1 फेज 2 के बारे में आने वाले लेक्चर में। बस आपको इसमें ओवरव्यू थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक। देखिए लिपोफिलिक ड्रग है तो क्या होगा, फेज 1 में जाएगा। कहाँ जाएगा, फेज 1 में। और लिपोफिलिक ड्रग है तो डायरेक्टली, देखिए हाईली लिपोफिलिक ड्रग है तो इसको फेज 1 में आना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन लिपोफिलिक जो ड्रग रहेगा वो डायरेक्टली फेज 1 में जाएगा, और फेज 1 से कहाँ जाएगा, पोलर में जाएगा, मींस पोलर नेचर का बनेगा। ठीक है, कौन सा नेचर का ड्रग बनेगा, पोलर बनाएगा उसको। पोलर बनाएगा तो क्या होगा, पोलर बनाएगा तो फेज 2 में जाएगा। फेज 2 में जाएगा तो क्या होगा, फेज 2 में जाएगा तो क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली कोई ड्रग पोलर दिए हैं तो पोलर और डायरेक्टली फेज 2 में चला जाएगा। इसलिए अगर लिपो, पहले एक क्वेश्चन आप समझ लिए यहाँ पे, अगर आपको लिपोफिलिक ड्रग और हाईली लिपोफिलिक ड्रग दिया जाए तो क्या होगा, तो पहला प्रोसेस है कि वो फेज 1 में जाएगा, फेज 2 में डायरेक्टली नहीं जाएगा। पहले कहाँ जाएगा, फेज 1 में, फिर फेज 2 में जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा ड्रग दिया जाए जो कि पोलर हो या फिर हाइड्रोफिलिक हो, हाइड्रोफिलिक तो जनरली एक्सक्रीशन ही कर जाएगा, लेकिन देखिए फेज 2 के लिए स्पेसिफिक है पोलर। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको पोलर ड्रग दिया जाता है तो डायरेक्टली फेज 2 में जाएगा। बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन फेज 2 किसके लिए बना है, मींस पोलर है। अगर पोलर है तो डायरेक्टली फेज 2 में जाएगा। अल्टीमेटली फेज 2 में तो आना ही है सबको, लेकिन कौन सा ऐसा ड्रग, किस टाइप का ड्रग देंगे कि डायरेक्टली फेज 2 में आए, फेज 1 में ना जाए, तो पोलर ड्रग कहलाएगा। कौन सा ड्रग, पोलर नेचर का ड्रग होगा। लेकिन अगर लिपोफिलिक ड्रग रहेगा तो पहले फेज 1 में जाएगा, फेज 1 में पोलराइज होगा, और फिर कहाँ जाएगा, फेज 2 में जाएगा, है ना। फिर कहाँ जाएगा, फेज 2 में जाएगा। अब फेज 2 में आ गया, फेज 1 फेज 2 कंप्लीट होगा तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि इस समय ड्रग जो जाता है क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का अगर हुआ तो क्या होगा, एक्सक्रीशन आसानी से हो जाएगा। अब कोई ड्रग होता है जो हाइड्रोफिलिक पूरा रहे तो क्या हो जाएगा, आसानी से एक्सक्रीट कर जाएगा, उसको कोई मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है। अगर हाइड्रोफिलिक है तो क्या आसानी से पास आउट कर जाएगा, हमारा एक्सक्रीशन बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हम एक लीवर का फिगर बनाया है। लीवर का फिगर हम क्यों बनाया,
क्योंकि लीवर जो है हमारा क्या एक्टिव साइट, मेन यही साइट है जहां पे क्या होता है, हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। मेन साइट यहीं पे है, ड्रग मेटाबॉलिज्म का मेन साइट कौन है, लीवर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म सिर्फ लीवर में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्रग मेटाबॉलिज्म आपके कुछ सेल्स में भी होते हैं, ठीक है, आपके लंग्स में हो सकते हैं, आपके जीआईटी में हो सकते हैं, ठीक है, बहुत जगह जो है, हमारा किडनी में हो सकता है। तो जो है हमारा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रक्रिया है मोस्टली लीवर में चलता है, इसीलिए हम यहाँ पे लीवर को ज्यादातर लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा फेज 1 यहाँ इधर इस साइड में हो सकता है फेज 1, ठीक है, और फेज 2 इस साइड। बहुत डिटेल करने वाले हैं फेज 1 और फेज 2, ठीक है जी। तो देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रोसेस है जो कि टर्मिनेट करता है ड्रग इफेक्ट को और जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन को घटा देता है। एक ड्रग दिए, ठीक है, उसका क्या किया, ड्रग का इफेक्ट, वही ड्रग दिए उसको, पैरासीटामोल लिए, सपोज दैट पैरासीटामोल लिए, क्या किया, उसका ड्रग का इफेक्ट को घटा दिया, इफेक्ट को घटा दिया तो क्या किया उसको, और पोलर नेचर को बनाते बनाते हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसका व्हाट इज द मोटो ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, टू कन्वर्ट टू एक्सक्रीट द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। क्या कि बहुत सारा ड्रग होता है ना, उस क्या होता है, पोलर किस तरह का नेचर का होता है, लिपोफिलिक नेचर का होता है। तो लिपोफिलिक नेचर को हम लोग को हाइड्रोफिलिक बनाना होता है ताकि बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाए आसानी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ड्रग को बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो मेटाबोलाइट, अब टॉक्सिक मेटाबोलाइट, यहाँ पे मेटाबोलाइट क्या होता है, एक टर्म आता है हमारा मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग, सपोज कुछ खाए हम लोग, ड्रग लिए, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म के बाद, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के बाद जो पार्ट बचेगा उसको मेटाबोलाइट कहते हैं। या फिर सपोज कोई ड्रग लिए, सपोज कुछ खा रहे हैं और डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद जो बचेगा ना उसको हम लोग मेटाबोलाइट कहते हैं। सपोज क्लियर है। अब हम बात करते हैं फेज 1, ठीक है, दो टाइप का होता है, फेज 1 फेज 2 रिएक्शन क्या होता है। फेज 1 रिएक्शन को हम लोग फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब बात आता है कि फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए फेज 1 में अगर सपोज दैट पोलर नेचर का है, ये जो हमारा क्या कीटोन ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनलाइजेशन क्यों क्या, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं कीटोन है ना, तो इसको क्या करना है हमको, कैसा बनाना है, पोलर की नॉन पोलर, तो पोलर में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा ना, फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप में कैसे चेंज आएगा, अगर कीटोन ग्रुप COH अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाए तो इससे ज्यादा पोलर ये है, ठीक है, ज्यादा पोलर है, ज्यादा पोलर है तो इससे और क्या होगा, आसानी से बॉडी से एलिमिनेट होने में क्या होगा, इसको आसानी होगा, है ना। तो इसीलिए, और नॉन सिंथेटिक क्यों कहें, नॉन सिंथेटिक इसलिए कहें क्योंकि इसका हम सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। फेज 2 को हम लोग क्या कहेंगे, सिंथेसिस, सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेसिस, सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेसिस कहने का मतलब है कि कुछ चीज, ये मेरा ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग था और इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं खुद से, तो दोनों क्या हो गया, सिंथेसिस किया कि नहीं, इसका एक नया मॉलिक्यूल बन गया। पहले ये था, इसमें हम एक और ड्रग मॉलिक्यूल ऐड किया तो नया मॉलिक्यूल बन गया, तो इसको हम लोग क्या कह दिए, सिंथेटिक कह दिए। लेकिन हमारे ये जो है ना फेज 1 रिएक्शन नॉन सिंथेटिक है क्योंकि इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। ये जनरली किससे बन रहा है, 3 प्रोसेस से बनता है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या फिर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये 3 प्रोसेस से फेज 1 रिएक्शन चलता है। तो आइए बात करते हैं ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन जो है सबसे मेजर है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन जो होता है ना, फेज 1 का सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन कवर करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन हम जानते हैं कि कोई किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन का आना, कोई सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके अटैच कर रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और या फिर वहां से हाइड्रोजन निकल गया उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो है, ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत है, एक तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जरूरत है, सही बात है। अगर एडिशन, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आता है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या जरूरत क्यों है, क्योंकि देखिए अगर सब्सटेंस को क्या करना है, हमको ऑक्सीडाइज करना है, तो किसी को ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस को वहां से हटाएंगे तब तो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे ना, तो उसको हटाने के लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करता है। वो एजेंट जो कि रिडक्शन, जो कि क्या उसको हटाने में काम है, तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो इंजाइम, कौन सा इंजाइम के कारण होता है, CYP450, इसका मतलब होता है साइटोक्रोम P450। P4 होता है पिगमेंट, ठीक है, साइटोक्रोम P450 के कारण जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। एक जो है मोनोऑक्सीजनेज फैमिली का एंजाइम है। किसका एंजाइम है, मोनोऑक्सीजनेज फैमिली, ठीक है, मोनोऑक्सीजनेज फैमिली का एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450, जिसके कारण पूरा ऑक्सीडेशन हम लोग जो पढ़ेंगे ना, पूरा ऑक्सीडेशन में इसका जो रोल रहेगा, मैं लिखूं या ना लिखूं, इसका रोल रहेगा साइटोक्रोम P450 एंजाइम के प्रेजेंस में, और एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसका NADPH है, NADPH रिड्यूसिंग एजेंट का वहां पे काम करेगा। NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड
ध्यान देना है, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन, एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। निकोटिनामाइड अमीन, निकोटिनामाइड अमीन एडेनिन डाइफॉस्फेट, H पर होता है हाइड्रोजन, जनरली मान लेते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो पहला हम बात करते हैं कि एन ऑक्सीडेशन, एन मतलब नाइट्रोजन, कहीं अगर नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम लोग एन ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। या फिर इसको हम एन हाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की जगह पे क्या आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है। देखिए एन ऑक्सीडेशन में पहले एग्जांपल लिडोकेन ड्रग का लेते हैं। लिडोकेन ड्रग ऐसा ड्रग है जो कि एनेस्थेटिक काम करता है, लोकल एनेस्थेटिक, या फिर छोटा मोटा अगर आपको बर्निंग हो गया है, कहीं जल उल गया तो उसके लिए भी लिडोकेन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एन ऑक्सीडेशन करने का मतलब है कहीं कहीं नाइट्रोजन पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ भी है, यहाँ नाइट्रोजन पे क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसको एन OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। H रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन आ जाएगा तो OH हो जाएगा कि नहीं। तो लिडोकेन क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एन हाइड्रोक्सी लिडोकेन, एन हाइड्रोक्सी लिडोकेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये पहला एन ऑक्सीडेशन, मतलब एन पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लिडोकेन ड्रग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एन हाइड्रोक्सी लिडोकेन, इसीलिए हमको इसको एन हाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब सेकंड जो आता है हमारा पैरा हाइड्रोक्सिलेशन। पैरा हाइड्रोक्सिलेशन कहने का मतलब है कि अगर पैरा ग्रुप पे क्या, या फिर इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। पैरा ग्रुप कौन है हमारा, सपोज दैट यहाँ स्टार्ट करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ये हमारा कोई ड्रग अटैच था, ड्रग अटैच है तो ऑर्थो मेटा और पैरा, पैरा ग्रुप हमारा ये आ जाएगा। इस जगह पे क्या है, हमारा ड्रग है, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे ऑर्थो मेटा और पैरा। पैरा पे अगर OH ग्रुप आ जाए, पैरा पे हमारा क्या इधर ड्रग रहेगा, पैरा पे अगर OH ग्रुप आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोक्सिलेशन कहेंगे, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन कहेंगे, क्योंकि ये रिंग हमारा कैसा है, एरोमेटिक है कि नहीं, एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक होने के कारण इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया तो पैरा हाइड्रोक्सिलेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर क्या होगा, यदि सल्फर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो, अगर हमारा सल्फर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, सल्फर पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो हम इसको एस ऑक्सीडेशन कह देंगे। सपोज दैट मेरा एक ड्रग है क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन भी हमको साइकोसिस में यूज होता है, सिजोफ्रेनिया जो कि रियलिटी में नहीं जीते हैं, उनको लगता है कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में, जैसे ना पैरेलल स्पेस के बातें होती है, मतलब रियलिटी से अलग, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब टाइप के लोगों को क्लोरोप्रोमाजिन हम लोग देते हैं, ठीक है। अगर सल्फर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम एस ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो एस ऑक्सीडेशन हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाकर एक ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, एस ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, एस ऑक्सीडेशन हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस ऑक्सीडेशन। ये था, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन, जिस हमेशा सब में यूज। एंजाइम कौन सा रहेगा हमारा, CYP450, साइटोक्रोम P450, और एक रिड्यूसिंग एजेंट NADPH सब में रहेगा। जितना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है सब में हमारा ये एंजाइम और रिड्यूसिंग एजेंट पाया जाता है। अब अगर बात करें रिडक्शन का, तो रिडक्शन सभी जानते हैं, अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से ठीक इसका उल्टा। तो लीवर का माइक्रोजोमल एंजाइम कैटलाइज करता है रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड को और नाइट्रो ग्रुप्स को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसको, एजो कंपाउंड और नाइट्रो ग्रुप को। पहले जानता है कि लीवर माइक्रोजोमल एंजाइम कहने का मतलब क्या होता है, लीवर के माइक्रोजोम पे जो एंजाइम पाया जाता है ना, लीवर के माइक्रोजोम पे जो एंजाइम पाया जाता है, तो लीवर पे एक होता है राइबोसोम, एक होता है माइक्रोसोम। राइबोसोम क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग माइक्रोजोमल एंजाइम पाए, जो ऐसा एंजाइम जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो उसको माइक्रोजोमल एंजाइम, माइक्रोजोम होता है, ठीक है। वहां पे क्या करेंगे, लिपिड का जो क्या करता है फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है हमको माइक्रोजोम्स, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था। तो यह क्या करेगा, कैटलाइज करेगा रिडक्शन ऑफ एजो एंड नाइट्रो ग्रुप। एजो ग्रुप क्या होता है, ये देखिए एन डबल बॉन्ड एन आपको कहीं दिख जाए तो ये समझ जाना है कि ये एजो ग्रुप है ना। एन डबल बॉन्ड एन सब एजो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, कहीं पे कोई भी कंपाउंड में NO2 लगा हो तो इसको हम लोग नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। नाइट्रो ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान देना, यहाँ पे प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर रहा है। पहला हम एजो रिडक्टेज देखते हैं। एजो रिडक्टेज देखिए मेरा यहाँ प्रोंटोसिल है, प्रोंटोसिल दवा है, तो प्रोंटोसिल क्या किस में कन्वर्ट करेगा, एजो रिडक्टेज करके सल्फिनालामाइड और 1,2,4 ट्राई अमीनो बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, 1,2,4 ट्राई अमीनो बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसी को अगर दो चीज में कन्वर्ट कर दिया तो देख रहे हैं यहाँ पे एन डबल वन एजो जो कंपाउंड था हमको अमीन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। एजो कंपाउंड अमीन में कन्वर्ट हो गया दोनों जगह,
एमीन में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये होता है कि ऐसा कन्वर्जन का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारा डबल बॉन्ड था, एजो ग्रुप था, उसको क्या करना पड़ा, अमीन में कन्वर्ट इसलिए किए क्योंकि एजो ग्रुप से ज्यादा अमीन जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, ज्यादा पोलर नेचर का होता है, इसीलिए अमीन बनता है। ठीक है, फिर इसी को बढ़ाए तो कीटो रिडक्टेज, अगर कोई भी ग्रुप में कीटोन लगा हुआ है तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि कीटोन से ज्यादा अल्कोहल सॉल्युबल होता है। ठीक है, ज्यादा पोलरिटी किसका होता है, पोलर नेचर का हमारा अल्कोहल होता है कीटोन से। ठीक है, इसीलिए कन्वर्जन होता है, तो ज्यादा पोलर ही तो बनाना है हमको। थर्ड आता है हमारा हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक वैसा होता है जो कि वैसा रिएक्शन है जिसमें वाटर के प्रेजेंस में हम कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे ईस्टर एंड अमाइड जीनोबायोटिक्स। जनरली किसके लिए होता है, ईस्टर और अमाइड जीनोबायोटिक्स के लिए। जीनोबायोटिक्स मतलब ड्रग मान लो, ईस्टर एंड अमाइड ग्रुप्स के लिए या अमाइड ड्रग्स के लिए, वैसा ड्रग जिसमें ईस्टर ग्रुप हो। ईस्टर ग्रुप सभी जानते हो, आर सी डबल बॉन्ड आर। ठीक है, ये हमारा ईस्टर ग्रुप है, और अमाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। देखिए इस तरह का अगर ग्रुप रहे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होता है जनरली। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइज होगा एंजाइम किसके प्रेजेंट में, जब जो प्रेजेंट रहेगा एंजाइम हमारा जो होता है स्टेरोनोमाइड का एंजाइम कहाँ प्रेजेंट रहता है, ब्लड में रहेगा या फिर लीवर माइक्रोजोम, ये तो सब में रहेगा, लीवर माइक्रोजोम में रहेगा, किडनी में रह सकता है या फिर दूसरे टिश्यू में होता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एंजाइम जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, किडनी लीवर में हो सकता है। लीवर में तो 100% मतलब है कि लीवर में बहुत ज्यादा एंजाइम पाया जाता है, लेकिन और कहाँ हो सकता है, किडनी में हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है, आपके GIT में हो सकता है। ठीक है, तो देखिए लिग्नोकेन जो है एक ड्रग है, लिग्नोकेन भी एनेस्थेसिया का काम करता है। लिग्नोकेन जो है ड्रग हमारा अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जीनोबायोटिक्स एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक अमाइड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड टाइप का अमाइड ग्रुप है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अमीन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, अमीन में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, ज्यादा पोलर नेचर का बन गया। और अगर ईस्टर ग्रुप को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे स्टरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ईस्टर है तो स्टरेज एंजाइम क्या करेगा, एसिड में और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम जानते हैं कि ईस्टर से ज्यादा सोल्यूबल पोलर नेचर का कौन होता है, अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल क्या करेगा, ज्यादा पोलर है तो आसानी से हमारा बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगा, या फिर फेज 2 रिएक्शन में बहुत आसानी से क्लियरली मूव ऑन कर जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा लेक्चर जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म का फेज 1 रिएक्शन, मैंने बहुत ही डिटेल से क्लियर किया। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है जरूर से कमेंट बॉक्स में छोड़े, मैं उसे तुरंत आंसर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे तभी आपके पास मैं भी कोई अपडेट डालूंगा आप तक वो सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप जरूर से वहां ज्वाइन कर ले। तब तक पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।